हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का रीजनलिज्म एंड इंटीग्रेशन। क्या होता है रीजनलिज्म का मतलब क्षेत्रवाद होता है जो किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर रीजनलिज्म धर्म से रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड, एंड इंटीग्रेशन होता है एकीकरण, जो राष्ट्र का एकीकरण होता है। कहाँ का पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, यानी उत्तर भारत का जो है, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों का, जिसमें आसाम, नागालैंड और सारे उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। यस, पर्टिकुलरली हम इस रीजन को पूरा अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। इंट्रोडक्शन समझते हैं रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद क्या। रीजनलिज्म का मतलब है, रेफर्स होता है टू द स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, एक ऐसी पहचान जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारी आइडेंटिफिकेशन स्ट्रॉन्ग होती है ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों का समूह होता है, उसकी जो पहचान होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है विद अ पर्टिकुलर रीजन, और वो उस क्षेत्र के लोग बहुत माने जाते हैं, उस एरिया से बिलोंग करते हैं। तो ये क्षेत्रवाद उनकी पहचान का एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन होता है, एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं, ऑफन डिमांडिंग पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, वहाँ की राजनीतिक सत्ता पर भी वो लोग काम करते हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए भी डिमांड करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, गवर्नमेंट से वो कहते हैं कि हमें पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ बढ़िया बेनिफिट्स दीजिए। और इवन सक्सेशंस, मतलब वो उनका जो एक पीरियड ऑफ उत्तराधिकारी, वो वाला सक्सेशन का पीरियड भी चला आता है। इट अराइजेज व्हेन अ रीजन फील्स नेग्लेक्टेड, और ये कब, ये क्षेत्रवाद की डिमांड कब उठती है, जब कोई पर्टिकुलर रीजन होता है वहाँ पर ऐसा, उस एरिया के अंदर इस तरह की फीलिंग क्रिएट हो जाती है कि आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है। ये फीलिंग किसके बीच में क्रिएट होती है, ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में। उन्हें लगता है हम इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं और हमारे क्षेत्र में गवर्नमेंट हमें बहुत नेग्लेक्ट कर रही है। बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, जो आपकी सत्ता होती है सेंट्रल की, केंद्र की, वो आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है, और फेसेस कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक और इकोनॉमिक डिसपैरिटीज़। और किन चीज़ में आप देखते हैं कि आपके साथ भेदभाव हो रहा है, आप कल्चरल तरीके से देखते हैं, भाषा के आधार पर भेदभाव हो रहा है, आपकी एथनिक कम्युनिटी, आपका जो एथनिसिटी है उस पर, इकोनॉमिक डिसपैरिटी है, इनकम में डिसपैरिटी, इन सब चीज़ों में अगर आप देखते हैं कि हमारे ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बहुत ज़्यादा सरकार नेग्लेक्टेड व्यवहार कर रही है, वहाँ पर रीजनलिज्म जो है, क्षेत्रवाद जो है, वो शुरू हो जाता है। इन इंडिया, जब हम बात करते हैं भारत की, रीजनलिज्म हैज़ टेकन पीसफुल एज वेल एज वायलेंट फॉर्म्स। कहीं पे तो बहुत शांतिपूर्वक क्षेत्रवाद देखने को मिलता है, कुछ पर्टिकुलर रीजन के लोग होते हैं, वो आराम से अपने क्षेत्रवाद को कुछ नॉर्मली वो पीसफुली लेते हैं उस चीज़ को, पर कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है, बहुत हिंसक हो जाता है। पर्टिकुलरली इन सेंसिटिव रीजन, ऐसे बहुत ही नाजुक क्षेत्र हैं लाइक नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तरी पूर्वी भारत के हम जो एरिया देखते हैं, जिधर आप देख सकते हैं ये जो चिकन नेक होती है इंडिया की, उधर से लेके बांग्लादेश के इस साइड वाले इलाके में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है रीजन को लेके, एरिया को लेके, क्षेत्रवाद। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं भारत के, स्पेशल जोग्राफिकल एंड सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट में ये लोग रहते हैं। तो देखते हैं इनमें कौन कौन आते हैं। सबसे पहले कंप्राइजिंग 8 स्टेट्स हैं, इधर हमारे 8 राज्य हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आसाम, सबसे बड़ा उधर आसामी है, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ये 8 इंपॉर्टेंट स्टेट हैं जहाँ पे पर्टिकुलरली रीजनलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट हैं। होम टू मोर देन 220 एथनिक ग्रुप्स। एथनिक ग्रुप्स होते हैं जिनकी अपनी पर्टिकुलर कुछ कल्चरल आइडेंटिटी होती है, हिस्टोरिक आइडेंटिटी को वो लेकर रखते हैं। तो कहा जाता है इस एरिया में, हमारे उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में 220 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स रहते हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स, मतलब 100 से प्लस, 100+ अलग अलग प्रकार की ट्राइब्स रहती है, मतलब जनजाति समूह रहते हैं, विथ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, उनकी भाषाएं अलग है, उनके संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है, परंपराएं अलग है। ओके, कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ इंडिया बाय द नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये सब कहाँ से कनेक्टेड है इंडिया से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहाँ पर है, हम पहले भारत का मैप देखते हैं। ये है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये जो कि 22 किलोमीटर का है। तो यहाँ से ये सारे स्टेट हमसे कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं ये सारे स्टेट किधर आते हैं, इसके बाद, ओके, इस एरिया में। तो ये कितना चौड़ा है, 22 किलोमीटर चौड़ा है सिर्फ। ठीक है, चिकन नेक्स भी इसे कहा जाता है।
फिर हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब क्या, तो बॉर्डर विद चाइना से ये बॉर्डर शेयर करते हैं, म्यांमार हमारी नेबरिंग कंट्री से, ये जो हमारे राज्य हैं 8 राज्य, ये इंडिया से ज़्यादा अब हमारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। इंडिया से तो सिर्फ 22 किलोमीटर से जुड़े हुए हैं, ये बॉर्डर शेयर नहीं है। ओके, तो इसीलिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है यहाँ की। नाउ हम देखते हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सब कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे ये 8 राज्य जो है इंपॉर्टेंस, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य जिन्हें कहा जाता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं रीजनलिज्म का। इन आसाम और नागालैंड में मेनली देखेंगे हम लोग, हमारा टॉपिक भी यही है सिलेबस का। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आसाम को देखते हैं। आसाम पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी के बाद जो आसाम था उसने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया मैसिव इमिग्रेशन होता है। इमिग्रेशन का मतलब होता है कि अपने देश में, मतलब आसाम के अंदर लोग आते थे बाहर से, इमाइग्रेट करते थे। माइग्रेशन का मतलब है बाहर जाना, इमिग्रेशन का मतलब होता है देश से बाहर, दूसरे देशों से अंदर आना, यानी रिफ्यूजी हम कह सकते हैं। फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान नाउ का बांग्लादेश कहा जाता है। बांग्लादेश से लोग आसाम में बहुत ज़्यादा लोग आए थे, लीडिंग टू डेमोग्राफिक चेंज हुआ था। उसके वजह से जो पॉपुलेशन होती है उसमें भयंकर परिवर्तन देखने को मिलता है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर, ठीक है। इंडिजीनियस कम्युनिटीज फियर्ड, इंडिजीनियस होती है वहाँ की लोकल कम्युनिटीज जो होती है, ओके, वहाँ की लोकल कम्युनिटी जो हमेशा से उस शहर में, उस एरिया में रह रही है, उनको डर था लॉस ऑफ लैंड, क्योंकि वो अपनी ज़मीनें खो देंगे, जॉब एंड कल्चर एंड पॉलिटिकल पावर, क्योंकि बाहर के लोग जब आएंगे तब आपकी लैंड, ऑब्वियसली वो आपकी लैंड पर आकर कब्जा करेंगे, जॉब्स ले लेंगे, क्योंकि अगर मान लो उनमें स्किल है तो, ओके, तो आपकी खतरा होता, पॉलिटिकल पावर पर भी खतरा था। तो आसाम मूवमेंट चलाया गया था 1979 से 1985 के अंदर, लेड बाय ऑल आसाम स्टूडेंट्स, और वो सारे आसाम के स्टूडेंट थे। नाम था AASU, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू, ओके, आसू से हम याद रखेंगे इसे। असम गाना परिषद, AGP, असम गाना परिषद भी याद रखेंगे। अहोम गाना परिषद है वैसे, लेकिन यहाँ पे असम लिखना पड़ेगा। डिमांडेड द डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन इलीगल इमिग्रेंट्स, वो डिमांड करते थे, आसू एंड AGP डिमांड करते थे कि ये जो इलीगल, अवैध रूप से जो बाहर से लोग आ रहे हैं आसाम के अंदर, उनको आप रोकिए, सरकार से डिमांड करते थे, उस पर पाबंदी लगाइए, इन्हें पूरी तरीके से खारिज कर दीजिए जो लोग आ रहे हैं, ठीक है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ अहोम, जो अल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम जो उल्फा है, वाज फॉर्म्ड इन 1979। कब बना था? 1979 के अंदर बना था। ये किस चीज़ को एडवोकेट करता था? फॉर एन इंडिपेंडेंट आसाम, कि हम आसाम को अलग करना चाहते हैं थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। जो यहाँ पे सैन्य विद्रोह होते हैं, स्ट्रगल होती है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उनसे अलग कीजिए, आसाम को इंडिपेंडेंट कीजिए। ये था आसाम के साथ प्रॉब्लम रीजनलाइजेशन के अंदर। अब हम देखते हैं नागालैंड के अंदर क्या प्रॉब्लम थी। तो द नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट, सबसे पहले इसे बहुत ज़्यादा ओल्ड उग्रवाद की जननी भी कहा जाता है, क्योंकि नागा मूवमेंट सबसे ज़्यादा पहले स्टार्ट हुआ था। तो नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंसर्जेंसीज, मतलब उग्रवाद को इंडिया में बढ़ावा सबसे ज़्यादा इसने ही दिया था। नागा क्लब 1918 के अंदर आ गया था। फर्स्ट एक्सप्रेस्ड द विश टू बी लेफ्ट अलोन बाय द ब्रिटिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, सबसे पहले इन्होंने विश की थी कि हमें लेफ्ट करना है, अलग कर दीजिए बाय द ब्रिटिश, हम ब्रिटिश से अलग होना चाहते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके। नागा नेशनल काउंसिल जो है NNC अंडर अंगामी जापू फिजो नाम है, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, अंगामी जाफू फिजो डिक्लेयर्ड नागा इंडिपेंडेंस इन 1947। इन्होंने नागा को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी कि 1947 में, और डे बिफोर इंडिया के इंडिपेंडेंस से एक दिन पहले। द मूवमेंट लेटर स्प्लिट इनटू वेरियस फैक्शंस, बाद में ये जो मूवमेंट था, आंदोलन था, वो अलग अलग टुकड़ों में बन जाता है, इंक्लूडिंग द मोस्ट प्रोमिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहता है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है NSCN, विथ इट्स 2 ब्रांचेस। इसकी 2 ब्रांचेस थी। कौन कौन सी ब्रांचेस थी? सबसे पहले थी NSCN यानी IM, लेड बाय द, ये किसके द्वारा चलाई जाती थी? इशाक चिसीस्वू, और ये उस साइड के इधर के नाम है तो थोड़े अलग है, थ्यूनगैलिंग मूविया, ओके, ये प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है। फिर सेकंड है जिसको चलाते थे NSK, IM और के अलग अलग है, ये SS कपलांग के द्वारा
चलाई गई थी, लेड की गई थी, नेतृत्व किया गया था। ओके, फिर है मेजर इंसर्जीज इन दिस रीजन। अब देखते हैं उग्रवाद कि क्या क्या उग्रवाद के कारण है इन एरियाज के अंदर। सबसे पहले आसाम का हम देखेंगे। आसाम के अंदर उल्फा का मेन इंसर्जेंट ग्रुप है आसाम में। अल्फा जो है सीकिंग अ सोवरन आसाम, वो आसाम को बहुत ज़्यादा सोवरन बनाना चाहते हैं, संप्रभु बनाना चाहते हैं। फिलहाल हम देखें तो आसाम बहुत पीसफुल स्टेट बन चुका है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ऐसे उल्फा, NDFB और कार्बी लॉन्गरी इन टाइप की बहुत सारी ये इंसर्जेंसीज उग्रवाद देखने को मिलता है। तो NDFB क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड डिमांडिंग अ सेपरेट बोडोलैंड फॉर बोडो ट्राइब्स। आसाम की इंपॉर्टेंट ट्राइब है बोडो ट्राइब, तो वो लोग अपना एक डिफरेंट अलग सेपरेट बोडोलैंड की डिमांड कर रहे हैं। ओके, ये उनका मूवमेंट है। कार्बी लॉन्गरी NC हिल्स लिबरेशन फ्रंट, ये भी एक नाम है जो किससे क्या डिमांड करता है? डिमांडिंग ऑटोनॉमी फॉर, वहाँ पे कार्बी एक ट्राइब है और डिमासा, दो ट्राइब है, कार्बी और डिमासा, वो दोनों अपनी लैंड को अलग बनाना चाहते हैं आसाम से। ठीक है, तो ये वो अलग डिमांड करे कि हमारी ट्राइबल ग्रुप को अलग कर दीजिए, हमारे लैंड को, जिसमें सिर्फ हमारा शासन हो। फिर आता है नागालैंड में क्या विद्रोह चल रहा था? NSCN-IM जो है हमने देखा था, डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ, वो किस चीज़ को डिमांड कर रहे थे कि ग्रेटर नागालैंड बनाएंगे, ग्रेटर नागालिम मर्जिंग नागा इनहेबिटेड एरियाज ऑफ आसाम, कि आप नागालैंड के जो ग्रेटर एरिया है उसमें आसाम को भी इंक्लूड कर दीजिए, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार, जहाँ जहाँ नागा जनजाति रहती है, इनहेबिटेंट रहती है, उन एरियाज़ को आप इंक्लूड करके ग्रेटर नागा बनाइए, ग्रेटर नागालैंड जिसे हम कहते हैं। NHCN जो के है वो एक है IM और एक है के। तो ये क्या डिमांड करता है? इनिशियली एक्टिव इन म्यांमार, ये कहाँ पर एक्टिव है? म्यांमार बेस्ड कैंप में एक्टिव है। लेस इन्फ्लुएंस, इसका अभी करंट में देखें तो इन्फ्लुएंस कम है। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ SS खपलंग, इसके जो इम्पोर्टेंट नेतृत्व करने वाले लोग हैं SS खपलांग हैं, जो उनकी डेथ हो गई है, उसके बाद से ये अभी लेस इन्फ्लुएंशियल है, ये वाला ग्रुप। ओके, फिर वेरियस चीज़ फायर एग्रीमेंट्स वर साइन, बहुत अलग अलग तरीके के चीज़ फायर एग्रीमेंट साइन हुए थे। क्या होते हैं चीज़ फायर एग्रीमेंट? कुछ ऐसे समझौते होते हैं जो दो ग्रुप, दो कम्युनिटी के बीच में करवाए जाते हैं, जिससे उनके बीच में कन्फ्लिक्ट रुक जाए। बट फाइनल रेजोल्यूशन जो इसका है रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर डिकेड्स, लेकिन वास्तव में इसका फाइनल कोई रेजोल्यूशन निकाला ही नहीं जा सकता है। एग्रीमेंट से क्या होता है? उग्रवाद तो नहीं रुक रहा है, इंसर्जेंसीज तो रुक नहीं रही है। ठीक है, अब हम कॉज देखते हैं यहाँ पर कि क्या कॉज थे, कारण थे रीजनलिज्म के और इंसर्जेंसीज के। उग्रवाद के क्या कारण, क्षेत्रवाद के क्या कारण देखने को मिलते हैं? सबसे पहले है कि एथनिक एंड कल्चरल आइडेंटिटी की बात की गई है, कि जो उनके ग्रुप हैं, जो स्टार्टिंग से चले आ रहे उनके हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं, उनके बीच में उनकी आइडेंटिटी की वो डिमांड करते हैं। ईच ट्राइब, प्रत्येक जनजाति और हर एथनिक ग्रुप जिसकी एक कल्चरल इनहेबिटेड अलग है, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिक आइडेंटिटी। वो एक ही ग्रुप में बंद कर रहना चाहते हैं, एक समूह के प्रकार के लोग, वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी से दूर नहीं जाना चाहते। तो उनके अंदर जो फीलिंग है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिक आइडेंटिटी है। ओके, फियर ऑफ एसिमिलेशन इनटू द लार्जर, और वो पूरे भारतवर्ष के अंदर अपने आप को आत्मसात करके रहना चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि कहीं हम अलग अलग ना हो जाएं। तो फियर ऑफ एक तरीके का उनके अंदर है, लार्जर इंडियन मेन स्ट्रीम के अंदर खो ना जाए कहीं। ओके, तो नेग्लेक्ट एंड अंडर डेवलपमेंट एरियाज़ है, और आसाम साइड का एरिया तो हमें पता ही है, हमेशा फ्लड आती रहती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत वहाँ पे ख़राब स्थिति हो जाती है बाद में। तो डिज़ास्टर के पर्पज़ से भी हम देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जोन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का। तो नॉर्थ ईस्ट फेल्ट इग्नोर्ड, क्योंकि ये इंडिया से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है, कैपिटल से बहुत दूर है, तो इसके वजह से हमेशा इग्नोर्ड फील किया है उधर के लोगों ने। इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, वहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं है, एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे बिल्कुल भी बहुत कम है। तो इलीगल इमिग्रेशन देखने को मिलता है, बाहर से लोग आ जाते हैं अवैध रूप से। ह्यूज इन्फ्लक्स फ्रॉम बांग्लादेश, मेनली कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश से आते हैं। क्रिएटेड डेमोग्राफिक एंग्जाइटीज़ क्रिएट कर देते हैं वहाँ पे आके, जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। अमोंग इंडिजीनियस कम्युनिटीज़, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वो और ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। मेजर कॉज क्या है इसके पीछे? तो असम एटिगेशंस है सबसे इंपॉर्टेंट मेजर कॉज, क्योंकि आसाम में उग्रवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके पीछे मेजर कॉज है।
और ये हम देख सकते हैं रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन देखते हैं, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज का शोषण होता है, यानी कि रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिस्पाइट बीइंग रिच इन ऑयल। आसाम बहुत ही, आसाम वाला इलाका देखें चाहे नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, ऑयल यानी तेल की बहुत अच्छी रिच डिमांड है वहाँ पे है, टी में भी बहुत अच्छा है, टिम्बर भी है एंड नेचुरल गैस भी है। लोकल फेल्ट दे डिडंट बेनिफिट फ्रॉम रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, लेकिन फिर भी लोकल्स को वहाँ पे ऐसा लगता है कि उन्हें इस रिसोर्स निकालने से कोई बेनिफिट नहीं मिला है, इतने लोग आते हैं बाहर से लेके चले जाते हैं। ब्रिटिशर्स ने भी यही किया था, रिसोर्स का बहुत एक्सप्लॉइट किया था, लेकिन एक्सप्लॉइट करके उस क्षेत्र को बिना डेवलप किए छोड़कर वो लोग चले गए थे। तो पॉलिटिकल एलिमिनेशन देखने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस भी होता है पॉलिटिक्स का, लाइक आर्बिट्ररी, अपने मनमाने रूप से ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, वो अपने मनमाने तरीके से पॉलिटिकल एलिनिएशन में बनाते हैं बिना किसी रिस्पेक्ट किए कि ट्राइबल का होमलैंड है, नहीं, आप पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्रिएट कर दी जाती है। सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी फ्रॉम दिल्ली वर ऑफन प्रिसीव्ड एज इनसेंसिटिव, जितनी भी सेंट्रलाइज्ड पॉलिसीज़ होती है दिल्ली में जो बनती है उस क्षेत्र के लिए, वो कभी भी अच्छी तरीके से वहाँ पे अपनाई नहीं जाती है और हमेशा इग्नोर की जाती है। तो ये सब रीज़न है उग्रवाद के, इंसर्जेंसीज के। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं जो बाहर से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उग्रवाद को, वो है सपोर्ट टू इंसर्जेंट ग्रुप्स, मतलब बाहर की जो कंट्री है वो अंदर के लोगों का सपोर्ट करती है जो उग्रवाद के लोग होते हैं, जिसमें नेबरिंग कंट्रीज़ में चाइना, हिस्टोरिकली म्यांमार भी था, पहले चाइना इसमें इन्वॉल्व करता था, अब म्यांमार करता है। ओके, तो ये जो ग्रुप है उनका साथ देते हैं बाहर की कंट्री देश में विद्रोह बढ़ाने के लिए। ओपन बॉर्डर्स हैं इसीलिए इनेबलिंग क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसीज। आज ओपन बॉर्डर्स के कारण क्या होता है, बाहर के जो कंट्री के लोग हैं अंदर घुस जाते हैं और इन तरीके के उग्रवादों को वो लोग हार्म करते हैं कंट्री के रिसोर्सेज को और लोगों को। फेलियर ऑफ इंटीग्रेशन पॉलिसी, क्योंकि हमारे यहाँ फेल हो जाती है पॉलिसी, राष्ट्र को एकीकरण करने की पॉलिसीज फेल हैं, इसीलिए ये सब इंसर्जेंसीज होती हैं। इसका मतलब इनसफिशिएंट एफर्ट देखने को ही नहीं मिलता है, जेन्युइनली तो नहीं मिलता है। टू इंटीग्रेट डाइवर्स ग्रुप, इन सभी ग्रुप्स को एक साथ लाकर इंटीग्रेट करना, एक साथ लाकर ऑटोनॉमी देना, उनकी ऑटोनॉमी को हमने रिस्पेक्ट नहीं किया, इसके वजह से ये सब देखने को मिलता है। तो हमारी पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं फेल हुई है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़, देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले नागालैंड की ट्राइबल कम्युनिटीज़ देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नागालैंड के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले है एओ, फिर अंगामी, सेमा, लोथा, चेक्सांग, जिलिंग्रोंग, क्योंग ट्राइब्स, ये सब अपने आप को मंगोलियन उससे मानते हैं और द्रविडियन और आर्यन नहीं मानते हैं, थोड़ा एथनिक इनका अलग है। तो आसाम के देखते हैं इंपॉर्टेंट ट्राइब्स कौन कौन से जो डिमांड कर रही है। आसाम में है बोडोज, मिसिंग्स, कर्बीज, डिमासाज, रब्बास, तिवास, ये सब। आसाम ऑल्सो हैज़ स्मॉलर इंडो आर्यन एंड ताई ओहोम स्पीकिंग पॉपुलेशन। आसाम के अंदर इंडो आर्यन भी है और ताई ओहोम स्पीकिंग जो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग भी हैं। मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ट्राइब्स हैं कुकी, हमार, जोमी, तंगखुल, नागाज, ये सब। और ऑल्सो लाइक क्लोजली टू ब्रॉडर रीजनल इशू, ये सब बॉर्डर के इशूज से भी बहुत कनेक्टेड हैं। स्टेप टूवर्ड्स इंटीग्रेशन, हम क्या कर सकते हैं जिससे इन सभी ग्रुप्स को एक साथ लाया जाए, इंटीग्रेट किया जाए, एकीकरण किया जाए इनका। तो इनके स्टेप हैं पीस अकॉर्ड, हमें पीस फैलानी है, इन सभी के बीच में शांति स्थापित करनी पड़ेगी। आसाम एक्रोड जो है 1985 के अंदर आया था, जिसमें रीजनलाइज्ड इलीगल इमिग्रेशन को एज अ थ्रेट एंड प्रॉमिस्ड सोल्यूशन उन्हें बताया गया था। आसाम के लोगों को ये जो आपका अवैध रूप से लोग आ रहे हैं ना आपके देश में, आपके राज्यों में, इसे बंद किया जाएगा, थ्रेट उन्हें धमकी मिलेगी और प्रॉमिस सोल्यूशन के लिए भी बात की गई है। शिलोंग एक्रोड हम देखते हैं 1975 में था विद नागा इंसर्जेंट्स थ्रू फेल्ड। ओके, लेकिन वो किन के साथ करके किया गया था, ये नागा के जितने भी उग्रवादी थे, लेकिन बाद में वो फेल हो गया था। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट देखते हैं 2015 में साइंड बिटवीन इंडियन गवर्नमेंट और NSCNIM के बीच में साइन हुआ था। ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रही है आज इसके अंदर, ओके, इस ग्रुप में। अब स्टेट फॉर्मेशन ने जो बनाया है वो देखते हैं। सेवरल स्टेट क्रिएटेड एंड अकोमोडेटेड एथनिक एस्पिरेशंस लाइक नागालैंड इन 1963, मिजोरम इन 1987। अपने एथनिक ग्रुप्स के लिए उन्होंने एक तरह की अकोमोडेटेड एथनिक बनाई है एस्पिरेशंस। ऑटोनोमस काउंसिल्स देखते हैं। क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स अंडर 6th शेड्यूल इन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
इम्पॉर्टेंट स्टेट्स के अंदर अलग तरीके की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है जो कि ऑटोनमस होगी, वो अपने तरीके से निर्णय ले सकती हैं। इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिन्हें आर्थिक रूप से फाइनेंशियली हेल्प करना, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो है NEC फॉर्म 1971 टू रीजनल प्लानिंग की बात करता है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो DONER क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली हैंडल एंड रीजन्स इश्यूज की बात करता है। मेजर प्रोजेक्ट्स अंडर एक्ट ईस्ट पॉलिसी टू कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया, इकोनॉमिक ग्रोथ को बात करता है कि ये नॉर्थ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करेगा ताकि इन लोगों की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ताकि इन लोगों की जो है रिसोर्सेज भी बढ़े, मार्केट भी बढ़े, फ्लरिश हो। मिलिट्री ऑपरेशन देखने को मिले हैं एंड सरेंडर्स भी हुए हैं, लाइक ऑपरेशन रिहनो, ऑपरेशन बजरंग इन आसाम अगेंस्ट उल्फा, ये सब अल्फा के अगेंस्ट, ये उल्फा के अगेंस्ट ये सब देखने को मिले हैं। सक्सेसफुल सरेंडर्स एंड रिहैबिटेशंस ऑफ मेनी मिलिटेंट्स थ्रू इंसेंटिव प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स और इंसेंटिव प्रोग्राम के तहत क्या हुआ था, लोगों ने सरेंडर भी किया और वापस से बसने के लिए वो तैयार हो गए थे। ठीक है, तो नाउ करंट सिचुएशन देखते हैं 2025 के अकॉर्डिंग। ओवरऑल इंसर्जीज हैज़ डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली, जितने भी उग्रवाद हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं लेकिन कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं। लार्ज सेक्शन ऑफ उल्फा प्रोटॉक्स फैक्शन जिसे कहा जाता है हैव साइंड सीज फायर एग्रीमेंट, इन्होंने कुछ सीज फायर एग्रीमेंट साइन किए हैं। उल्फा 1 अंडर प्रदेश बोहरा स्टिल ऑपरेट्स फ्रॉम म्यांमार से क्रिएट हो रहा है। ओके, नाउ NSCN-IM जो है नेगोशिएशंस पे चल रहा है, सेंसिटिव स्टेज विद इश्यूज लाइक अ सेपरेट नागा फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन कॉजिंग डेडलॉक्स आ रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन वो अपना सेपरेट फ्लैग बनाते हैं, फ्लैग। टूरिज्म, एजुकेशन, IT एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग आर बीइंग प्रमोटेड एज अल्टरनेटिव डेवलपमेंट मॉडल्स के रूप में कि आप टूरिज्म को प्रमोट कीजिए, एजुकेशन, IT सेक्टर, इन सब के कारण क्या होगा और इंटीग्रेशन बढ़ेगा। ओकेजनल आउटब्रेक्स होते हैं, वायलेंस होती है, कभी कभी हो जाते हैं ओकेजन्स पर मान लीजिए। तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा है यहाँ पर, तो इसके वजह से थोड़े कम हुए हैं। मैसिव इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिली है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ा है। फिर सोल्यूशन देखते हैं, पीस एंड इंटीग्रेशन लास्टिंग, जेन्युइन पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, ना कि सिर्फ हवा में बात होनी चाहिए। लोगों को वहाँ पर जाकर वहाँ की सिचुएशन को समझना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए ट्राइबल ग्रुप की ऑटोनॉमी, स्वायत्तता की विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क की, जैसे भारत का संविधान काम करता है उस रूप में। इंश्योर करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्रोड जितने भी हुए हैं फेयरली और टाइमली, जो आपके निर्णय लिए गए हैं, आपने जो कुछ साइन किया है ट्रीटीज़ पे उसे आप टाइमली क्रियान्वित कीजिए। बैलेंस्ड डेवलपमेंट चलना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रायोरिटी दीजिए आप लोकल एम्प्लॉयमेंट को, ना कि बाहर से आए हुए लोगों को। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो नेचुरल रिसोर्सेज और रेवेन्यू टैक्सेस का। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, आप उनके कल्चर और संस्कृति को बनाए रखिए। प्रमोशन ऑफ लोकल लैंग्वेज, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसको प्रमोट कीजिए। आर्ट को, वहाँ की कला को, वहाँ के त्योहारों को विदाउट इम्पोजिंग होमोजेनाइजेशन को इम्पोज किए बिना, थोपे बिना आप कुछ भी चीज़ें बाहर की, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के उन चीज़ों को प्रमोट कीजिए। बॉर्डर मैनेजमेंट को अच्छा कीजिए, फेंसिंग कीजिए। बॉर्डर्स विद म्यांमार एंड बांग्लादेश से अच्छे बॉर्डर क्रिएट हो ताकि बाहर के इलीगल इमिग्रेशंस को रोका जा सके, रिफ्यूजीज़ को ना आने दिया जा सके। इनहेंस क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन होनी चाहिए। क्रॉस बॉर्डर कॉपरेशन होती है कि बाहर के देशों के साथ भी सहयोग होना चाहिए विद म्यांमार अगेंस्ट इंश्योरेंस कैंप, ताकि म्यांमार वगैरह यहाँ से भी कोई इस तरह के इंसर्जेंट टाइप के लोग ना आ सकें। यूथ इंगेजमेंट बढ़ना चाहिए, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट होगी। स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे एंड एंटरप्रेन्योरशिप होगी, रिड्यूस होंगे लॉस ल्योर ऑफ इंसर्जेंसी, यानी जो उग्रवाद है वो सब कम होगा। डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल गवर्नेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, वहाँ के लोग ही ऑटोनमस अपनी काउंसिल्स बनाएं, 6 शेड्यूल में दिया गया भी है। और इनकरेज करें ग्रास रूट डेमोक्रेसी को ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, लोकतंत्र के अंदर। कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं समरी के तौर पर। रीजनलिज्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रूटेड इन आइडेंटिटी, इकोनॉमिक नेग्लेक्ट, पॉलिटिकल एलिनिएशन के कारण नेग्लेक्ट हुए हैं। आसाम फेस्ड एजिटेशंस अगेंस्ट इमिग्रेशन। नागालैंड डिमांड सॉवरेनिटी की बात करता है। इंसर्जेंट ग्रुप लाइक उल्फा, NSCN-IM और NSCN-K, वो अभी इतना नहीं है। शेप द रीजन्स पॉलिटिक्स, ट्राइबल डाइवर्सिटी इज द स्ट्रेंथ इन
इंटीग्रेटेड रिस्पेक्टफुली, ट्राइबल की जितनी भी डाइवर्सिटी है वो एक स्ट्रेंथ बन जाएगी इंटीग्रेटेड अगर हम रिस्पेक्टफुली उन्हें एकीकृत करते हैं तो। पीस फ्रेमवर्क्स एग्जिस्ट बट नीड सेंसिटिव हैंडलिंग, ज़रूरी है, एग्जिस्ट करते हैं बट उन्हें सेंसिटिव तरीके से हैंडल करो। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाओ, एजुकेशन लेकर आओ, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, तब अच्छे से एकीकरण हो पाएगा। कंक्लूजन देखते हैं, रीजनलिज्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिफ्लेक्ट्स एस्पिरेशंस फॉर डिग्निटी। वो अपना अलग सेल्फ रूल करना चाहते हैं, देखने को मिलता है उनमें महत्वाकांक्षाएं देखने को मिलती है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी डिग्निटी की इज्जत करते हैं, ठीक है। और कल्चरल प्रिजर्वेशन, अपने कल्चर को बचाए रखना चाहते हैं, रेदर देन मेयर रेबिलियन। विद्रोह के अलावा भी ट्रू सोल्यूशन लाइज इन नॉट इन, कि आप सिर्फ शक्ति से ही उन्हें सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो ट्रू इसका सोल्यूशन है आप अच्छी तरीके से इक्विटेबल डेवलपमेंट, सभी को बराबर अधिकार देके इसको पार्टिसिपेशन उनका बढ़ा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज नॉट फ्रंटायर ऑफ टाइम, वाइब्रेंट पार्ट है इंडिया का, सिर्फ फ्रंटायर से भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमारे रिसोर्सेज भी यहाँ पे बहुत हैं, लोग भी हमारे रहते हैं, तो इन्हें अच्छे से डाइवर्स नर्चरिंग रिस्पेक्ट दी जाए और समझा जाए। उससे क्या होगा, जो ये विद्रोह है ये रुकेगा। तो इसी के साथ हमने पढ़ा रीजनलिज्म को और इंटीग्रेशन को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।